जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। शिक्षा, प्रशासन, खेल और सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले होनहारों को स्मृति चिन्ह व माला पहनाकर सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही समाज के भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह गांगटा को आयोजन के लिए बधाई देते हुए बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को सम्मान अवसर मिलने से वे देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज बंधु मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिया कुमारी सम्मानित कर रही हैं बच्चों को, जिन लोगों ने समाज में उत्कृष्ट कार्य किया है। दिया कुमारी अक्सर ऐसे लोगों को सम्मानित करती हैं जो लोग समाज सेवा करते हैं या फिर समाज में कुछ ऐसा अच्छा कार्य करती हैं। देख सकते हैं कि दिया कुमारी किस तरीके से बच्चों को अपने साथ बिठाई हुई और लोगों को देखिए आप सम्मानित भी कर रही हैं। तो ये प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जहां दिया कुमारी ने लोगों को सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। साथ ही समाज के भामाशाहों को भी सम्मानित किया। अब खबर चूरू से है, जहां पर ताल छापर, खेजड़ी एवं अन्य प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ी के अवैध परिवहन के खिलाफ ताल छापर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उप वन संरक्षक भवानी सिंह चूरू के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार तड़के सहायक वन संरक्षक मनीष पुनिया के सुपरविजन में वन विभाग की टीम ने सुजानगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 6 पिकअप वाहनों को जब्त किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी सुजानगढ़ एवं छापर की संयुक्त टीम ने कोहरे का फायदा उठाकर खेजड़ी सहित अन्य प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए इन वाहनों को पकड़ा। जब्त किए गए 6 वाहनों में करीब 100 क्विंटल लकड़ी भरी पाई गई। डीएफओ भवानी सिंह ने बताया कि लकड़ी के अवैध परिवहन और वन अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और जब्त लकड़ी के संबंध में जांच आगे भी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देख सकते हैं कि ताल छापर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान उन्होंने 6 वाहनों से 100 क्विंटल खेजड़ी बरामद किया है। आपको बता दें कि अवैध परिवहन के विरोध में वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि 6 वाहनों से 100 क्विंटल खेजड़ी की लकड़ी बरामद की गई है। अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा। लगातार देखा जा रहा है कि अवैध तरीके से जो है लकड़ियों का लिया जा रहा था, तो वहीं अब वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तो अब खबर झुंझुनू के गुड़ागोड़जी पंचायत समिति से है, जहां पर नाम गुड़ा टोड़ी नाम से परिवर्तन करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। टोड़ी के मीडा छात्रावास परिसर में किसानों और ग्रामीणों का धरना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पंचायत समिति का नाम वर्तमान स्वरूप के बजाय टोड़ी गुड़ा पंचायत समिति किया जाए। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय से क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है और नाम परिवर्तन की मांग को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि पंचायत समिति का नाम टोड़ी गुड़ा नहीं किया गया तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। धरने के दौरान आंदोलनकारियों ने राजनीतिक स्तर पर भी कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं कि नाम को लेकर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि इनके जो गांव है उसका
नाम बदला जाए और अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए। अगर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ये आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। पंचायत समिति का नाम टोडी गुड़ा करने की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि लगातार इनके साथ अनदेखी की जा रही है, इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। तो गुड़ागौड़जी नाम को लेकर विवाद लगातार गर्माता नजर आ रहा है। अब ये जो नाराजगी है प्रदर्शन के रूप में आप देख सकते हैं, कई लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आमरण अनशन भी जल्द किया जाएगा। मेरी सरकार से मांग है कि टोडी गुड़ा पंचायत समिति का नाम अगर यथावत रखा जाता है तो हम पार्टी के लिए सक्रिय काम करेंगे, और टोडी गुड़ा का नाम पंचायत समिति परिवर्तन किया जाता है तो हम संपूर्ण कार्यकर्ता सहित बीजेपी को पूर्ण रूप से इस्तीफा देंगे और हमें कतई बीजेपी। हमारी भाजपा सरकार ने एक नोटिफिकेशन में टोडी गुड़ा के नाम से नई पंचायत समिति बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में आके इसका नाम वापस से गुड़ा गोड़जी कर दिया, टोडी हटा दिया। अब मैं हमारी सरकार से मांग करता हूँ, अगर इसका वापस से नाम टोडी गुड़ा गोड़जी नहीं किया जाता है तो मैं और मेरी संपूर्ण कार्यकारिणी अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफा यहाँ दे रहे हैं। देखो, टोडी गुड्डा बनी ही पंचायत समिति तो लोग तकलीफ करे, फसल लोग टोडी को मार खा रहे, टोडी में रह रहे हैं, टोडी में बस रहे हैं। जब एक गांव को स्थिति को मिटा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रह के एक राम में जब भी मार्गन जिम्मेदारी गाँव 100 इस्तीफा दे रहे। अगली खबर भी झुंझुनू से है। आपको बता दें कि झुंझुनू से बड़ी खबर है। बता दें कि मुकुंदगढ़ में एटीएम लूट कोशिश के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एटीएम रूम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चेहरा छुपाकर सीसीटीवी पर स्प्रे करने वाला राजकुमार है। उसका नाम राजकुमार है। आरोपी के हाथ में चांदी का कड़ा उसने पहन रखा था। इस कड़े पर नाम लिखा हुआ है राजकुमार, और इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की है। पुलिस इसी नाम और हल्के से हुलिये के आधार पर तलाश में जुटी हुई है। तो आरोपी ने हाथ में चांदी का कड़ा पहन रखा था, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपी की जांच करेगी। इस कड़े पर नाम लिखा हुआ था राजकुमार। पुलिस अब इसी नाम के आधार पर आरोपी की जांच करेगी। तो झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें कि एटीएम में स्प्रे करने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। मुकुंदगढ़ में एटीएम लूट कोशिश के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एटीएम रूम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। चेहरा छुपाकर सीसीटीवी पर स्प्रे करने वाला उसका नाम है राजकुमार। पुलिस ने कड़े पर नाम गुदा हुआ था, उससे उसकी पहचान की है। आरोपी का नाम राजकुमार है और इसी के आधार पर अब पुलिस आरोपी की पहचान करेगी। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और पुलिस लगातार सतर्कता दिखा रही है, और इसी सतर्कता के आधार पर पुलिस ने फिर से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है और उनके नाकाम इरादों को रोक दिया है। मुकुंदगढ़ में एटीएम लूट कोशिश मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। तो अगली खबर बूंदी से है। बूंदी से बड़ी खबर है। लबान के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है। चौथ माता के पैदल यात्रियों पर पलटा ट्रक। चौथ का बरवाड़ा जाते समय जत्थे पर गिर गया ट्रक के नीचे कई यात्रियों के दबे होने की सूचना है। देईखेड़ा थाना क्षेत्र मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। लबान पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के बीच ये घटना हुई है। सूचना पर देईखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि बड़ा हादसा सामने आया है। चौथ माता के पैदल यात्रियों पर ट्रक पलट गया है। देख सकते हैं कि हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक ये हादसा हुआ है। लोग किस तरीके से गंभीर घायल नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि सड़क पर भी जाम लग गया है। हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से खून से लथपथ नजर आ रहे हैं ये यात्री। चौथ माता के पैदल यात्री हैं ये, जिनके ऊपर ये ट्रक गिर गया है। बुरी तरीके से ये घायल हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से तड़प रहे हैं और लोगों की भीड़ यहाँ लगी हुई आपको नजर आ रही होगी। आपको बता दें कि लबान के पास से भीषण सड़क हादसा हुआ है।
ये यात्री माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जिन पर ये ट्रक पलट गया है और गंभीर स्थिति नजर आ रही है। ये काफी ज्यादा देख सकते हैं कि खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। देई खड़ा थाना क्षेत्र का है ये मामला। देख सकते हैं कि बड़ा हादसा हुआ है। चौथ माथा के पैदल यात्रियों पर ट्रक पलट गया है। आप देख सकते हैं कि बरवाड़ा जाते समय जत्थे पर ये ट्रक गिर गया है, पलट गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इन यात्रियों की हालत हो रखी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बूंदी से संवाददाता मेघवाल जुड़ चुके हैं। मेघवाल, किस तरीके से ये हादसा हुआ है और क्या स्थिति है इस वक्त? अभी स्थिति को सीधा कर दिया गया है और घायलों को निकाला जा रहा है। फिलहाल पापड़ी रेली ओवर ब्रिज से लबान के बीच पर ट्रक जा रहा था। पैदल यात्रियों का जत्था रवाना था जो पैदल जा रहे थे। उनके असंतुलित होकर ट्रक पलटी खाया है। इसके नीचे कई यात्री दबे हुए हैं। इनको पुलिस प्रशासन दही खेड़ा मौके पर पहुंचा और ट्रक को क्रेन की सहायता से सीधा करवा दिया गया है और सभी घायलों को अभी फिलहाल एम्बुलेंस से कोटा रेफर कर दिया गया है। अभी फिलहाल ये नहीं बताया जाता इसमें कितने की मौत होगी या घायल हुए हैं, क्योंकि गंभीर स्थिति बनी हुई है। मौके पर बहुत भीड़ लगी हुई है। पुलिस प्रशासन अभी जाब्ता तैयार है और मौके पर पूरी सुविधा, पूरे एम्बुलेंस सब मौके पर स्थिति बनी हुई है। जी, मतलब समय रहते सुनील पहुंच गई थी एम्बुलेंस? हाँ, समय रहते ही मौके पर पहुंच गई थी। मौके पुलिस प्रशासन जाब्ता मौके पर पहुंच गया था और अभी क्रेन की सहायता से सभी यात्रियों को निकाल दिया गया है और एम्बुलेंस से कोटा रेफर कर दिया गया है। अभी इनका उपचार के बाद ही स्थिति सामने मिल पाएगी कि कितने की स्थिति गंभीर बनी हुई है। थोड़ी देर बाद इसकी जानकारी आ जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा संभाग में धान खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी चल रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रशासन द्वारा धान खरीदी की लिमिट भले ही बढ़ा दी गई हो, लेकिन समितियों में धान का उठान नहीं होने के कारण भंडारण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। हालत यह है कि अब तक सरगुजा के 5 जिलों में केवल 40% धान की खरीदी हो सकी है, जबकि राइस मिलर्स द्वारा उठाव महज 9% ही किया गया। समितियों के गोदाम पूरी तरह भर चुके हैं और कई जगह पर धान रखने की जगह तक नहीं बची है। जिला सहकारी बैंक के चीफ मार्केटिंग सुपरवाइजर बीकेपी सिंह ने बताया कि सरगुजा संभाग का कुल धान खरीदी लक्ष्य 1,37,43,040 क्विंटल है, जिसके मुकाबले 30 दिसंबर तक केवल 48,38,069.80 क्विंटल धान की खरीदी हो पाई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष इसी समय तक 37% धान का उठाव हो चुका था, जबकि इस वर्ष ये आंकड़ा केवल 8.91% है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। तो देखिए, बड़ा गोदाम, कई जगह पर धान रखने की जगह अब नहीं बची है। ये बड़ा परेशानी सामने नजर आ रही है किसानों के लिए। सरगुजा में अब तक 40% की ही उगाई हो पाई है, सिर्फ 9% धान ही गया राइस मिल में है। धान खरीदी का जो लक्ष्य है हमारे 5 जिले का, वो है 1,37,43,040 क्विंटल का। उसके अगेंस्ट में कल दिनांक तक, मतलब 30/12 तक जो हमारी खरीदी हुई है, वो है 48,38,669.80 क्विंटल। जो इशू आ रहा है सबसे बड़ा धान खरीदी में, वो है उठाव का। गत वर्ष इसी समय तक हमारा उठाव करीब 37% हो चुका था, जबकि इस साल अभी केवल 8.91%, केवल 9% उठाव हुआ है, जो भारी चिंता का विषय है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से शासन से ये अनुरोध करें कि वो धान का उठाव करें, क्योंकि मौसम अगर विपरीत हो गया, कहीं मौसम अपनी बिगड़ा, तो भारी नुकसान होगा धान खरीदी में। धान भारी मात्रा में सड़ेगा। और तो और है, हमारे समितियों में उठाव नहीं होने के कारण वो जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। कई हमारी समितियां हैं, जैसे दरिमा हुआ, बतरा हुआ, इन समितियों में जगह का अभाव है, तो किसान अपना धान बेचने के लिए परेशान होंगे और अगर उठाव नहीं हो।
तो खबर कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के कुटहन पारा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन में फंदे से लटकी युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवती उसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं घटना के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि फंदे पर ये युवती का लटका हुआ शव आपको नजर आ रहा होगा। अभी फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर ये हत्या है या फिर आत्महत्या, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह क्षेत्र कुनरकुरी में पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से संबंधित गंभीर लूट की घटना को पुलिस प्रभारी रात्रि गश्त ने टाल दिया। जानकारी के अनुसार रात 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात आरोपियों ने एटीएम मशीन को रस्सी से बांधकर पिकअप वाहन से खींचने का प्रयास किया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर आरोपियों ने पिकअप वाहन से पहले से रखे पत्थरों से पुलिस वाहन पर हमला किया, जिससे पुलिस वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद आरोपी पिकअप वाहन को कुंजारा जंगल के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस टीम ने अलग अलग टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जांच प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में रात को आरोपी एटीएम उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे। बीती रात पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में अज्ञात लुटेरों के द्वारा एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया और रस्सी बांध के उसे टोचन करके पिकअप में डालने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस की जो रूटीन की गश्त होती है उसमें एएसआई मनोज साहू अपनी टीम के पास पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध कुछ लगा। उन्होंने जब उनकी टीम जब वहां पहुंची तो ये लोग लुटेरों की एक दूसरी टीम जो गाड़ी में खड़ी थी वो पत्थर से प्रहार करने लगी। पुलिस की गाड़ी के ऊपर कांच भी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने इनको दौड़ाना शुरू किया। बाद में आरोपी गाड़ी छोड़ के जंगल के रास्ते से भागे हैं। पुलिस की टीम इस प्रोफेशनल गैंग के ऊपर लगातार काम कर रही है और अन्य जिलों में इस तरह की घटनाओं के लोगों ने अंजाम दिया था, वहां के अधिकारियों के संपर्क में भी है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और प्रोफेशनल तरीके से। तो अगली खबर करौली से है, जहां पर देश की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारिका माता सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 4 जनवरी 2026 यानी कि रविवार को महात्मा ज्योतिबा फूले पार्क में किया गया। कार्यक्रम में नदौती, टोडा भीम और बालघाट तहसील क्षेत्र की कुल 201 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सैनी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में दौसा जिला प्रमुख हीरालाल सैनी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फूले के जीवन और सामाजिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर वर्ष 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए भारत का पहला विद्यालय खोलकर महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी थी। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया और शिक्षा को नारी मुक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बताया। तो अगली खबर जयपुर से है। जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 थोड़ी ही देर में शुरू होगा। आपको बता दें कि जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट शुरू होगा। थोड़ी देर में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर इस डिजीफेस्ट का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डिजिटल राजस्थान की नई उड़ान की शुरुआत हो रही है। देश विदेश से हजारों निवेशक और यहां पर स्टार्टअप फाउंडर जयपुर में जुटेंगे, जिससे राजस्थान में नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड जयपुर में राजस्थान डिजिटल फेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 थोड़ी देर में शुरू होगी। इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर करेंगे डिजीफेस्ट का शुभारंभ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये डिजिटल राजस्थान की नई उड़ान है। लगातार आप देख सकते हैं कि राजस्थान नए आयाम
से जुड़ रहा है, राजस्थान में नए आयाम जुड़ रहे हैं। इस डिजिटल राजस्थान की नई उड़ान इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, डिजिटल राजस्थान की नई उड़ान यानी कि सीएम के सानिध्य में काफी चीजें आयोजित की जा रही हैं और आज ये कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि जेईसीसी में जो 3 दिवस का कार्यक्रम है वो अब से कुछ देर बाद उद्घाटन सत्र के बाद शुरू हो जाएगा। जो मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसका जो है उद्घाटन करेंगे। उनके साथ ही जो मुख्य सचिव हैं वी श्रीनिवासन इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इस समय मैं आपको कार्यक्रम स्थल का जो नज़ारा है वो तस्वीर में आपको इस समय दिखा देता हूँ। जेईसीसी में ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तमाम जो इन्वेस्टर हैं प्रदेश के साथ ही देश और अन्य देशों से भी जो लोग हैं इस कार्यक्रम में जो है शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि इनोवेशन किस तरह से किया जाए, तकनीक को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसके अलावा एआई का किस तरह से उपयोग हो, इन तमाम चीज़ों का जो है विशेष रूप से यहाँ पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो नए स्टार्टअप हैं उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस पर जो है विशेष रूप से यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो विदेश से लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री हमेशा जो अपने भाषण है उसमें ये कहते हैं कि हमें जो प्रदेश के युवा हैं उनको रोजगार तो देना है, लेकिन हम इस तरह का एक सिस्टम विकसित करें जिससे हमारे जो प्रदेश का युवा है वो जो है नौकरी देने वाला बने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नए नए नवाचार हो रहे हैं और डिजी फेस्ट का आयोजन पहली बार जो है प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लगभग जो 7,000 से ज़्यादा संस्थान हैं उनके जो संस्थापक हैं सीईओ वो इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा TGS 100 जो प्रतियोगिता होगी जिसके फॉर्म जो है आज यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे। वैश्विक स्तर पर जो है बड़ी संख्या में फॉर्म आए थे, उसमें से 100 फॉर्म हैं जो स्टार्टअप हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। और अच्छी बात यह है कि इन 100 फॉर्मों में से जो 25% फॉर्म है वो राजस्थान के जो युवा हैं उनके स्टार्टअप को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। अब ये जो युवा हैं इनके स्टार्टअप की जो विश्व लेवल पर जो सीईओज हैं उनके साथ जो है ये 100 लोग हैं वो अपने स्टार्टअप की जानकारी साझा करेंगे और उनको जो है यहाँ पर निवेश जो है युवाओं को मिलेगा। और कह सकते हैं कि युवाओं को बड़े स्तर पर जो है पहचान जो है यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें एआई पॉलिसी की बात करें तो एआई पॉलिसी का स्थानीय स्तर पर किस तरह से उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है मंत्री राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ हैं वो इस सत्र का जो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो है 2 मुख्य रूप से जो है यहाँ पर संबोधन होने वाले हैं जिसमें मुख्य सचिव श्रीनिवासन जो है संबोधित करेंगे और किस तरह से प्रदेश को जो है तकनीकी रूप से मजबूत किया जा सके, जो नए युवा हैं उनको किस तरह से आईटी सेक्टर में जो उनके स्टार्टअप हैं उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके। इन तमाम मुद्दों पर जो है 3 दिन जयपुर में वैश्विक स्तर पर जो है मंथन होने वाला है और जो वैश्विक स्तर के जो लोग हैं, जो सीईओज हैं वो यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और मंथन करेंगे। कह सकते हैं कि जो ये डिजी फेस्ट हो रहा है आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजस्थान के जो युवा हैं उनके लिए एक सकारात्मक जो है दिशा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से जो राजस्थान नए आयाम जुड़ने वाले हैं। जैसे सीएम का कहना है, सीएम भजनलाल का कहना है कि राजस्थान अब वो हब बनेगा जहां पर रोजगार मिलेगा और यहाँ के युवा जो है रोजगार देने वाले बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है, कितने लोग अपने नए नए आइडियाज़ लेकर आए हैं। स्टार्टअप यहाँ से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर नई चीज़ें, नई कंपनियाँ खुलेंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से राजस्थान के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और साथ ही साथ राजस्थान वो प्रदेश बनेगा जहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ ही देर में ये शुरू भी होने वाला है।